तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 16 और इसका जो नाम है एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जब हम किसी BDS और MBBS डॉक्टर के बारे में बात करते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने पेशेंट के हेल्थ के अकॉर्डिंग उनको जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उनको जो है डाइट प्लान देते हैं या उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देते हैं और डोज लिख कर देते हैं कि भाई इतनी डोज आपने लेनी है और इस तरीके से खाने हो तो आप ठीक हो जाएंगे। सेम गोज़ फॉर अस। तो हम क्या करते हैं कि हेल्थ और फिटनेस के लिए एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करके देते हैं, डिज़ाइन करके देते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट को सिर्फ फिट होना है तो फिर अलग जो है वो एक्सरसाइज होगी, अगर वो एथलीट है तो फिर अलग एक्सरसाइज होगी। तो इसमें एक चीज़ जो है, एक चार्ट है जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाह रही हूँ कि आप समझ लें तो आपको पूरा चैप्टर आसान लगेगा। एक चार्ट था मेड्स का जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। उस चार्ट में क्या था देखें, ये मैं दिखा देती हूँ आपको। इसमें जो है वो इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि एक्सरसाइज की इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी क्या है, कि भाई किसने कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया है। उससे हम ये अंदाज़ा करते हैं कि किसने कितनी इंटेंस एक्सरसाइज की है और किस एक्सरसाइज का कितना एनर्जी एक्सपेंडिचर है। तो सबसे कम जो है वो योगा का है और सबसे ज़्यादा है कंपेटिटिव साइकिलिंग का। यहाँ पे मेट्स लिखा हुआ है यानी मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हाई इंटेंसिटी पे 16 तक का एक हमारे पास चार्ट है। ये चार्ट हमें गिवन है और लास्ट चैप्टर में भी लिखा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग जब हम एक्सरसाइजेज डिज़ाइन करके देते हैं तो यानी इसका जो आप अगर मीन निकालेंगे या नॉर्मल मॉडरेट एक्सरसाइज निकालेंगे तो ये 5 से लेके 7 तक आएगी और अगर इंटेंस की तरफ जाना चाहेंगे तो 7 से लेके फिर 12 जो है वो इज़ द लिमिट। यहाँ तक जो है वो आप इंटेंस एक्सरसाइजेज जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द हेल्थ। तो यहाँ पर जहाँ पर भी मेट्स लिखा हुआ होगा ये इसका मतलब है मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट और यहाँ पर ये नंबर्स हैं, इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई किसका जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो जो क्या कहना चाहिए कि पावर है कि वो एक्सरसाइज कर सके। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, एक सिनेरियो उन्होंने दिया था जिसको मैं पहले से समझा रही हूँ क्योंकि चैप्टर सारा डिपेंड इस पर करता है। एक बंदा है, उसकी उम्र 20 साल है, उसने जो वो उसका जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम की जो कंजप्शन है वो है 12 मिनट्स, यानी वो इतनी ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस कर लेता है, यानी इंटेंस एक्सरसाइजेस कर लेता है। तो अब हमने उसका निकालना है एवरेज। तो 12 मिनट्स का 60% और 80% निकालेंगे तो वो बनेगा आपके पास 80 to 60% उसका बनेगा 12 का 7.2 और 80% बनेगा 9.6। अब जब मैं एक्सरसाइज करवाऊँगी तो मेरा ध्यान ये रहेगा कि उस पेशेंट को एक बार भागने में तो आप भाग सकते हैं ना कितना भी, लेकिन जब आपको यही एक्टिविटी रोज़ करनी पड़ेगी तो फिर आपकी बॉडी वीक होती है। अब हमने किसी को ट्रेन करना है या उसको फिटनेस की तरफ लेकर आना है तो हम क्या करते हैं कि 60 to 80% का एक ग्राफ बनाकर इस हार्ट रेट और इस VO2 मैक्स के रेंज और रेशो के अंदर जो है वो उसको ट्रेन करते हैं ताकि जो है वो उसकी जो फिज़िक है या फिज़िकल फिटनेस जो वो जो बेहतर हो सके, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ 164 और 138 दिख रहा होगा। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमें जब किसी का हार्ट रेट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि 220 में से उसकी एज माइनस कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 220 में से 20 साल उसकी एज माइनस करती तो मेरे पास नंबर आता है कितना, 200। अब मेरे पास 200 हार्ट रेट है जिसमें से एक बंदे का नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर एग्जांपल 60 है। 60 नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट है हमारा अडल्ट का जिस एज में हम पढ़ रहे हैं। तो बकाया जो 140 है 200 में से 200 आया था ना आंसर, तो वो हमारा होगा रेस्टिंग हार्ट रेट या सॉरी वो होगा हमारे पास हार्ट रेट रिजर्व, ठीक है। 140 रिजर्व है और 60 जो रेस्टिंग में हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब मैंने क्या करना है कि ये जो मेरे पास 140 है रिजर्व, इसका 60% और 80% निकाल। अच्छा, ये डिफरेंट मेथड्स हैं, मैं आपको एक साथ बता रही हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड्स उन्होंने दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप हार्ट रेट निकाल सकते हैं और रेंजेस भी जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक जो हम यूज़ कर रहे होते हैं और जो एग्जाम्स में आती हैं और जो इसमें है सारी वो सब मिक्स करके ईजी तरीके से बता रही हूँ कि भाई मैंने 60% मेरा रेस्टिंग पे वो मैंने माइनस कर दिया 200 में से, मेरे पास बचा 140 का मैंने कैलकुलेटर से या जैसी भी जो है उसका 60% और 80% निकाला तो मेरे पास 80% तो आया 164 और 60% आया 138। अब ये मेरे पास दो रेंजेस हैं। अब मैंने एक्सरसाइज ऐसी करवानी है कि हार्ट रेट ना 164 से ऊपर जाए ना 138 से नीचे आए और जो क्लाइंट है वो इस रेंज के इन बिटवीन जो है वो ट्रेन हो जाए, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे यहाँ पे जब हमने वॉकिंग से स्टार्ट करना है, पेशेंट को ट्रेन करना, उसकी एक्सरसाइज डिज़ाइन करना, तो हमने इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं रखना कि भाई उसका हार्ट रेट कहाँ जा रहा है, क्योंकि वॉकिंग में तो इतना मतलब जैसे हमने योगा और रनिंग में देखा ना कितना मैट्स यूज़ हो रहा था। 2.5 देखो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ दोबारा, 2.5 मैट्स, 3 वॉकिंग फॉर प्लेजर और ट्रांसपोर्टेशन 3.5 मैट्स यूज़ होता है, वॉकिंग फॉर एक्सरसाइज तो भी 5 मैट्स ही यूज़ हो रहा है। और उस बंदे की नॉर्मल रेंज ही कितनी आई है, उस नॉर्मल रेंज उसकी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, स्टार्ट इज़ 1.2 से हो रही है। तो अगर मैं नॉर्मल अगर वॉकिंग करवाते हुए उसको इनिशियल स्टेज पे जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रही हूँ तो अगर मैं
मैट्स तक या 5.3 मैट्स तक भी चली जाती हैं, तो सच कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो जब मैं इनिशियल स्टेज पर जब मैं वॉकिंग करवा रही हूँ डिफरेंट टाइप की वॉकिंग, तो मुझे इस बात पे कोई ध्यान नहीं देना कि भाई उसका VO2 मैक्स कहाँ जा रहा है या फिर उसका हार्ट रेट किधर जा रहा है, क्योंकि ये बहुत लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेज हैं, बहुत माइल्ड है, मॉडरेट हैं, इसमें इस तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब सारे रूल्स पूरे हो जाएँ, रूल्स कौन से जो इसमें बुक में आगे लिखे हुए हैं जिसको हम पढ़ेंगे भी, कि जब हमने वॉकिंग के जब सारे रूल्स पूरे कर लेंगे, सारी स्टेजेस क्रॉस कर लेंगे, जब हम जॉगिंग की तरफ आएंगे तो हमने ध्यान रखना है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 पढ़ने जॉगिंग का, स्टे एट लो एंड ऑफ THR जोन बाय वेरिंग टाइम ऑफ जॉगिंग इंटरवल और जॉगिंग पेस। तो हमने फिर उस टाइम पे जो हार्ट रेट हमने उसका जो लिया था, टारगेट हार्ट रेट जो हमने 138 से 164 का बनाया था, उस टाइम पे हमने ध्यान देना है सेकंड स्टेज पे जॉगिंग वाले पे, कि अब हमें जो है वो एटलीस्ट 138 तो अचीव हो ही जाए थ्रू जॉगिंग, क्योंकि अब इसके बाद हमने ऊपर ही जाना है। ठीक है, तो जो THR है वो टारगेट हार्ट रेट है, जो HRR है वो है आपका रिज़र्व हार्ट रेट, RHR। ठीक है, रिज़र्व हार्ट रेट है आपका। तो हमें बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई हमने एक रेंज बना ली हार्ट रेट की, उस हार्ट रेट की रेंज के अंदर हमने काम करना है, या तो हार्ट रेट की रेंज में काम कर लें या VO2 मैक्स किया, क्योंकि इन दो चीज़ों से हमें पता चलता है कि एक्सरसाइज के इन सब चीज़ों की इंटेंसिटी क्या है। अब मैं बिला वजह ये सब क्यों पढ़ा रही हूँ, इसका मकसद ये है कि जो चैप्टर है ना, इसमें हमने एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करके देनी होती है, उस चैप्टर की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि फ़िज़िकल इनएक्टिविटी की वजह से जो है वो कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ होती हैं। चैप्टर नंबर 14 के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा, जो हम पढ़ते हैं कि भाई रिस्क फैक्टर्स में कुछ चैप्टर जो है हमने बुक में से स्किप किए हैं, क्योंकि जो हमारे पास गाइडलाइंस हैं अकॉर्डिंग टू HEC, उसमें कुछ हमें पढ़ने हैं कुछ नहीं पढ़ने, तो हम इस तरीके से इसको लेकर चलेंगे। तो हम क्या पढ़ते हैं कि फ़िज़िकल इनएक्टिविटी इज़ द रीज़न जिसकी वजह से कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको हराना चाहते हैं कि भाई कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं कि ACSM ने हमें एक स्पेसिफिक जो है वो एक क्या कहना चाहिए, एक स्टेटमेंट दी कि भाई वो लोग जो फिज़िकली एक्टिव होते हैं उनके अंदर कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ कम होती हैं, भले वो हाइपरटेंसिव हों या भले सिगरेट पीते हों, स्मोकिंग करते हों, अल्कोहलिक हों, पर क्योंकि वो फिज़िकली एक्टिव हैं तो उनके अंदर कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ का जो मसला है वो कम होता है। तो इससे हमें ये पता चला कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो है वो कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ को जो है वो की वजह से जो रिस्क डेथ का रिस्क फैक्टर्स हैं वो कम करती हैं। अब भाई फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी कि मतलब फ़िज़िकली एक्टिविटी जो है वो आपको हेल्दी रख सकती है। अब सवाल ये उठता है कि कितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो के आप फिट रहेंगे। अब फ़िज़िकल एक्टिविटी भी डिफरेंट टाइप्स की होती है ना, कि बिफोर वी आंसर द क्वेश्चन वी नीड टू डिस्टिंग्विश अमंग द फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज एंड फिज़िकल फिटनेस। फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी जो डेली लाइफ की एक्टिविटी आप और मैं करते रहते हैं, वॉकिंग, चलना, कॉलेज जाना आना। ठीक है, एक्सरसाइज के हमने एक सेट बनाया हुआ है, बाउट्स बनाए हुए हैं, सेट्स बनाए हुए हैं, उसके अंदर हमने वो जो चीज़ें हमने अपने डिफरेंट मसल्स के लिए जो हमने सोचा हुआ है हम वो सब चीज़ें करें। या हमने एक्सरसाइज बहुत डिफरेंट तरीके की होती है, रुम्बा हो गया, एरोबिक्स, एनोरोबिक और डांस होते हैं और योगा होता है, डिफरेंट तरीके की एक्सरसाइज उस तरफ जा रही हैं। या फिज़िकल फिटनेस, या हम अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखने कि हमारा वेट इतना होना चाहिए, BMI के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हमारे मसल्स इतने एक्टिव होने चाहिए, हमारा सांस नहीं फूलना चाहिए, हम इतनी एक्सरसाइज कर लें। ठीक है, ये सब चीज़ें। अब फिज़िकल एक्टिविटी को यहाँ पर हम डिफ़ाइन करें एज अ फॉर्म ऑफ मस्क्यूलर एक्टिविटी, जिसमें हम वेट लिफ्ट भी करेंगे, जिसमें हम डंबल्स का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, मस्क्यूलर एक्टिविटी की बात हो रही है। अब यहाँ पे ये बात क्या कहना चाह रहे हैं, इसको हम अगर इससे पढ़ लें समरी से तो वो बहुत और आसान हो जाएगा कि फिज़िकल एक्टिविटी हैज़ बीन क्लासिफाइड एज अ प्राइमरी रिस्क फैक्टर फॉर मैनी कॉर्नरी हार्ट डिजीज़। में फिज़िकल इनएक्टिविटी की वजह से बहुत सारी कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ जो है वो का जो रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है फिज़िकल इनएक्टिविटी की वजह से। तो अब रेगुलर पार्टिसिपेशन करेंगे फिज़िकल एक्टिविटी में, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा ये जो मसला है वो हल हो सकता है। बेशक कोई बंदा स्मोक करता हो या हाइपरटेंसिव हो, वो लोग भी जो है वो इस मसले से बच सकते हैं। किस मसले से? कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ के मसले से बच सकते हैं। वो लोग जो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ा देते हैं या वो अपनी कार्डियो रिस्पिरेटरी फिटनेस के तरफ ध्यान देते हैं, उनके अंदर डेथ का जो रेट है वो बहुत कम है। यानी वो लोग जो फिज़िकली एक्टिव होते हैं उनके अंदर जो डेथ के रेट्स होते हैं वो कम होते हैं उन लोगों से जो लोग फिज़िकली इनएक्टिव होते हैं या एक जगह पड़े रहते हैं। ठीक है, अब प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सरसाइज ये सेम इसमें जो वो क्या कहना चाहिए कि एक्सरसाइज तो फिजियोथेरेपी के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन एग्जांपल जगह जगह आपको मेडिसिन की दी जाएगी MBBS वालों की तरह। ठीक है, अब पहली 2 लाइन में इसका सारा कुछ लिखा हुआ है कि द कंसर्न अबाउट द प्रॉपर डोज ऑफ एक्सरसाइज नीडेड
to bring about a desired effect or response, या the proper dose of exercise need to bring about a desired effect। एक प्रॉपर एक्सरसाइज अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज डिज़ाइन करके देने का मकसद ये होता है कि जो इफ़ेक्ट्स पेशेंट चाहता है उसको वो मिल जाए। यानी अगर उसको कॉर्नरी उसके अगर फॉर एग्जांपल उसको पता है कि मेरी जीन्स में भाई हार्ट डिजीज़ हैं और वो चाहता है कि भाई मुझे ना हो, तो मैं फिर उसके अकॉर्डिंग अलग एक्सरसाइज डिज़ाइन करके दूँगी। एक जिसको इस तरह का कोई इशू नहीं है लेकिन वो फिजिकली फिट रहना चाहता है तो उसके लिए अलग एक्सरसाइज डिज़ाइन होगी। तो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सरसाइज डिपेंड अपॉन द इफ़ेक्ट्स और द रिज़ल्ट जो आपका पेशेंट चाहता है। अब इसके लिए इसने कुछ चीज़ें बताई हैं कि जिस पर डिपेंड करती हैं सब चीज़ें कि आप एक्सरसाइज किस तरीके की बना कर दोगे। और ये मतलब आप ये सब बातें आपके लिए पेशेंट के लिए नहीं है कि आपके दिमाग में क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग जब आप एक्सरसाइज डिज़ाइन करके दो। उससे पहले इस पिक्चर में जो पीछे का सारा कुछ जो उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है, जहाँ नीचे डोज लिखा हुआ है वो एक्स एक्सिस है और जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इफेक्ट लिखा हुआ है आपका वाई एक्सिस। डोज यानी आपने जो एक्सरसाइज करवानी है वो, ये जो स्लोप है जो कर्व बना हुआ है ये है इंटेंसिटी जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। वेरिएबिलिटी क्या होती है कि जैसे कि एक एक्सरसाइज आपने मुझे प्लान करके दी है और सेम डिट्टो आपने किसी दूसरे बंदे को प्लान करके दी है जिसके अंदर जेनेटिकली ये सब चीज़ें अडेप्ट करने की इतनी पावर नहीं थी। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि किसी अफ्रीकन को आप दे दें कुछ एक्सरसाइज करने के लिए और एक एशियन बंदे को दे दें तो दोनों एक्सरसाइज करेंगे तो सही, लेकिन अफ्रीकन आपको कम थका हुआ लगेगा और हम जो है फ़ौरन से बेहोश हुए नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि जो एक्सरसाइज आप डिज़ाइन करके देंगे लाजमी नहीं है कि वो हर बंदे पे एक जैसा रिजल्ट लेकर आए। डिफरेंट लोगों पर डिफरेंट तरीके के रिजल्ट लेकर आती है हर एक्सरसाइज। इसका मकसद ये है कि आप एक बुक में 100 एक्सरसाइज डिज़ाइन करके नहीं रख सकते कि कोई पेशेंट आएगा उसको ये दे दूँगी उसको ये दे दूँगी। नहीं, हर पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग जब आपको एक्सरसाइज डिज़ाइन करके देनी होती है तो एक्सरसाइज के इफेक्ट्स लोगों के हिसाब से चेंज होते रहते हैं और मैक्सिमल इफेक्ट जो है सबसे ऊपर जो है ऊपर आपका चार्ट जा रहा है, यानी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है तो इफेक्ट जो है मैक्सिमम हो जाता है। अब यहाँ पोटेंसी है यानी वो फैक्टर जिन पर जो है आप एक्सरसाइज डिज़ाइन करके देते हैं वो डिपेंड करते हैं। यानी ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं जब आप एक्सरसाइज डिज़ाइन करके दे रहे होते हैं। पोटेंसी यानी पावर, जैसे ड्रग की होती है कि भाई 100 mg 2 mg 3 mg 4 mg, ये डिपेंड करता है कि कितनी पेशेंट की डिमांड है। जब हम नींद का वापस कोई पेशेंट आता है तो हम उसको माइल्ड सी टैबलेट देते हैं, उसके बाद जब उसको आदत हो जाती है उसकी और वो भी असर करना बंद कर देती है, अडेप्टेशन हो जाती है तो फिर हम मज़ीद हैवी दे देते हैं। ठीक है, वो वाली बात होती है यहाँ पे पावर की। तो हमारे यहाँ ये चीज़ अप्लाई नहीं होती इतनी ज़्यादा, क्योंकि अगर एक बंदा 4 किलोमीटर चल ले या 2 किलोमीटर भाग ले तो उसकी एनर्जी कंजम्पशन जो है एक बराबर ही होगी। तो और हम क्या करते हैं कि शुरू में वॉकिंग करवाते हैं 4 किलोमीटर और उसी बंदे से फिर 2 किलोमीटर रनिंग करवा रहे होते हैं। तो हमारे हिसाब से चेंजेस आ रहे होते हैं, लेकिन अगर पोटेंसी के हिसाब से देखें तो चेंजेस नहीं आ रहे होते, क्योंकि वॉकिंग और रनिंग में डिफरेंस है लेकिन कैलोरी एक जितनी बर्न हो रही है। ठीक है, तो पोटेंसी क्या होती है, पावर होती है जिसके अकॉर्डिंग हम जो है वो ड्रग देते हैं और इसका हमारे यहाँ ऐसा जितना यूज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम 4 किलोमीटर किसी को भगाएं या 4 किलोमीटर किसी को वॉक करवाएं या 2 किलोमीटर भगाएं तो दोनों की एक जितनी ही कैलोरीज यूज़ होंगी। तो हमारे यहाँ इसका कोई डोजेज का कोई ख़ास बड़ा मकसद नहीं है। तो मैं ये लिख के दे सकती कि आप 1 किलो भाग लेना या 2 किलो चल लेना। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनके टाइम पीरियड चेंज होता है लेकिन उनकी इंटेंसिटी ऐसी है कि उनकी कैलोरीज एक जितनी बर्न होती है। होप कि आपको ये बात समझ में आ गई हो। अगर नहीं भी आई तो पोटेंसी वाला सीन हमारे में नहीं है, क्योंकि ये MBBS में है और उन्होंने उसके साथ हमें कंपेयर करने के लिए दिया है, तो इसलिए इस पॉइंट को भी यहाँ पर लिख दिया है। स्लोप क्या है? स्लोप इज़ द कर्व ऑफ गिव सम द स्लोप ऑफ कर्व गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच ऑफ द चेंजेस और इफेक्ट इज ऑब्टेन्ड। अभी जो स्लोप है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इससे हमें पता चलता है कि कितने ज़्यादा हमें एक्सरसाइज की इंटेंसिटी कितनी बढ़ी और हमें कितना गेन हो रहा है। स्लोप ऊपर तभी जाएगा जब पेशेंट जो है वो चेंजेस को अडेप्ट करता रहेगा और आपके अकॉर्डिंग जो है एक्सरसाइज करता रहेगा और डिफरेंट स्टेजेस को क्रॉस करता रहेगा। ठीक है, तो ये चेंज बताता है। स्लोप हमें क्या बताता है? चेंज बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे जो पेशेंट है उसके अंदर कितने चेंजेस हैं। मैक्सिमल इफेक्ट या एफिकेसी क्या होती है, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि हमें इससे पता चलता है कि पेशेंट ने कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज की है, कैसी एक्सरसाइज की है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इन्होंने दिया कि अगर किसी को फुल बॉडी पेन है तो हम उसको मॉर्फिन देते हैं और अगर किसी को मॉडरेट पेन है तो उसको हम देते हैं एस्पिरिन। सिमिलरली अगर कोई बंदा एथलीट है तो उसको हमने डायरेक्ट हम स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस दे सकते हैं क्योंकि उसकी बॉडी अडेप्टेड है। और अगर कोई बंदा आपका और मेरे जैसा नया है, उसने अभी स्टार्ट करना शुरू किया, तो हम उसको लाइट या मॉडरेट एक्सरसाइजेस जो वो प्रिस्क्राइब करके देते हैं। तो मैक्सिमल इफेक्ट ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रेनियस एक्सरसाइज से मैक्सिमल इफेक्ट जो एथलीट का आ रहा है वो आपका भी उस तरीके से आना शुरू हो जाए, क्योंकि वो पहले से ट्रेंड है। तो
उसको मिल जाएगा वो इफेक्ट। और आप क्योंकि पहले से ट्रेन नहीं है तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिकली मैक्सिमल इफेक्ट यानी एफिकेसी या फिर ड्रग की क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, ठीक है। मैक्सिमल इफेक्ट ये होता है। यहाँ पर मैक्सिमल इफेक्ट वो नहीं है किसी भी चीज़ का बेहतरीन फ़ायदा। हर एक्सरसाइज का 100% इफेक्ट हासिल करने के लिए आपको उस एक्सरसाइज तक पहुंचना पड़ता है। यानी कि अगर आपको रनिंग का बेस्ट इफेक्ट हासिल करना है तो पहले आपको वॉकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर जॉगिंग, और फिर आप जो है वो रनिंग तक पहुंचेंगे। तो द मैक्सिमल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग वेरीज विद द टाइप ऑफ ड्रग, यानी मैक्सिमल इफेक्ट ड्रग का डिपेंड करता है किस ड्रग, कौन सी ड्रग कितना अच्छा रिजल्ट देगी, डिपेंड करता है कि ड्रग कौन सी है। इसी तरीके से कौन सी एक्सरसाइज कितना अच्छा रिजल्ट देगी, डिपेंड करता है कि एक्सरसाइज कौन सी है। शुरू में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, आगे सारी चीज़ें ईजी हैं तो फिर हम इसको जल्दी जल्दी घुमा देंगे। वेरिएबिलिटी क्या होती है, जो मैंने बात पहले भी की थी कि सेम एक्सरसाइज दो लोगों पे अलग अलग रिजल्ट दे सकती है। तो हमें इस बात को पहले से अपने जहन में रखना है और परेशान नहीं होना कि यार पिछले वाले पेशेंट पे तो ये एक्सरसाइज मैंने दी थी तो इतनी जल्दी रिजल्ट आ गया था और यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। हम पढ़ ही इसलिए रहेंगे, हम इन सब चीज़ों को देख सकें। और साइड इफेक्ट क्या है, जिस तरीके से हर चीज़ का साइड इफेक्ट होता है, कोई भी मेडिसिन एक इफेक्ट नहीं रखती, इस तरीके से कोई भी एक्सरसाइज का भी एक ही असर नहीं होता। एक ही एक्सरसाइज है वो आपके मसल्स पे भी काम करेगी, वो आपके VO2 मैक्स पे भी काम करेगी, वो आपके हार्ट रेट पे भी काम करेगी। और जिस तरीके से मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इस तरीके से अगर हम एक्सरसाइज किसी हद से ज़्यादा उसको ले जाएं, जो हमने हार्ट रेट निकाला था, जो रेंज निकाली थी उससे ज़्यादा, तो वो आपको जो है वो बुरे नुकसान भी जो है वो दे सकती है। तो इन कंट्रास्ट टू ड्रग्स, इंडिविजुअल स्टॉप टेकिंग when a disease is cured. There is no need to engage in some of physical activity throughout life once to experience the health related and fitness effect। जिस तरीके से एक पेशेंट का जो है वो जब डिजीज़ क्योर हो जाती है तो वो मेडिसिन लेना छोड़ देता है, ठीक है, तो उसको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती, भाई आप ठीक हो गए तो आपको मेडिसिन नहीं लेनी। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी में क्या होता है कि आप भले आप अभी इस टाइम पे फिजिकल एक्टिव हो गए हो 5 महीने की या 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद, लेकिन उसको छोड़ देना किसी किस्म की अक्लमंदी नहीं है। उसके फिजिकल एक्टिव होने के बावजूद भी उसको मेंटेन रखने के लिए आपको किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज रहना ज़रूरी है। तो कंट्रास्ट क्या है कि ड्रग आप छोड़ देते हैं एक टाइम के बाद और फिजिकल एक्टिविटी को आपको कंटिन्यू करनी पड़ती है। डोज रिस्पॉन्स क्या होता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी जो आप करवाते हैं या जो आप डोज लिख कर देते हैं, फिजिकल यानी एक्सरसाइज डिज़ाइन करके देते हैं, उसका रिजल्ट किस चीज़ पर डिपेंड करता है। द डोज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज इज यूजुअली कैरेक्टराइज बाय, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये एक फिट प्रिंसिपल है जिस पे आपका जो वो डोज़ का जो रिस्पॉन्स है वो आता है, यानी डोज़ का इफेक्ट आता है। यानी मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दी है, अब वो प्रिस्क्रिप्शन का रिजल्ट कैसा आएगा ये 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। फिट प्रिंसिपल यानी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम और तीसरा टी किस चीज़ का था, टाइप, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यानी कि मैंने एक्सरसाइज कितनी पेशेंट को कितनी दफ़ा वीक में करने के लिए बोला है कि भाई वीक में अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट मुझे देखने में हट्टा कट्टा लग रहा है, मैं उसको बोलूँ भाई हफ्ते में 3 दफ़ा कर लो, तो महीने में 3 दिन 6 दिन 3 12 महीने में 12 दिन वो एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, हफ्ते में वो 3 दिन एक्सरसाइज करेगा, महीने में 12 दिन एक्सरसाइज करेगा, रिजल्ट कितना आएगा 60% तक आ सकता है, ठीक है। सेम वहीं पे अगर मैं किसी पेशेंट को बोलूँ कि आप 5 to 6 डेज़ कर लें तो 5 दिन तो वो लाजमी करेगा। तो महीने में उसने 20 दिन एक्सरसाइज की, एक बंदे ने की 12 दिन, एक बंदे ने की 20 दिन, तो फिर उसका रिजल्ट कैसा आएगा आप सोच सकते हैं। एक्सरसाइज सेम है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए सेम एक्सरसाइज की तो रिजल्ट भी जो है चेंज हो जाते हैं। इस चीज़ का आपने दिमाग में रखना है, फ्रीक्वेंसी इसका नाम है। अच्छा, ये मैं बताना भूल गई कि आपका जो वाइवा उस भी आता है ना एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का, उसमें ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, पूछते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी बता दें, तो आपने इतना लंबा चौड़ा नहीं बताना, आपने सिर्फ बोलना है हाउ ऑफन एन एक्टिविटी इज़ डन, बस इतना बोल दें, ठीक है। और इंटेंसिटी का पूछेंगे हाउ हार्ड इज़ द एक्टिविटी, कि भाई इंटेंसिटी बेटा क्या होती है, आपने बोला हाउ हार्ड इज़ द एक्टिविटी कितनी हार्ड दी है, भाई महीने में 3 हफ्ते में 3 दफ़ा करने के लिए दिया है, उसको बोला क्या क्या करने के लिए, भाई 10 सेट ये वाले लगा लो शोल्डर के, 10 आर्म्स के लगा लो, 10 बाइसेप्स के लगा लो, ऐसे करो, थोड़ी सी जॉगिंग भी कर लो, थोड़ी सी जंपिंग भी कर लो। इस तरीके से एक सेट बना के दिया है उसको 60 मिनट का, 120 मिनट्स का या 75 मिनट्स का, और उसको इतने टाइम करने के लिए बोला है। अब इंटेंसिटी किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, हम ऐसे मुँह उठा के कोई भी नहीं देते। जिस तरीके से मैंने पीछे बात की कि हम एक ग्राफ बनाते हैं, उसका हार्ट रेट निकालते हैं, फिर हमें 60 और 80% निकालते हैं और 60 से 80% के दरमियान हम एक्सरसाइज डिज़ाइन करके देते हैं। तो इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि पेशेंट का जो VO2 मैक्स है वो कितना है, या पेशेंट का हार्ट रेट कितना है। तो इंटेंसिटी क्या होती है कि भाई एक्टिविटी कितनी हार्ड है, और टाइम की कितनी ड्यूरेशन के लिए बंदा कर रहा है, और टाइप यानी कौन सी टाइप की एक्टिविटी है, स्विमिंग करने को दी है, रनिंग करने को दी है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहा है या कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है वो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि भाई पेशेंट को जो है आपने कौन सी एक्सरसाइज दी, कितने टाइम के लिए दी है, कब तक करेगा, कौन से टाइप की एक्सरसाइजेज है, और कितने दिन उसको महीने में हफ्ते में करनी है। अब इन समरी में क्या लिखा हुआ है कि एन एक्सरसाइज डोज रिफ्लेक्ट द इंटरेक्शन ऑफ द इंटेंसिटी कंडीशन ड्यूरेशन टू यील्ड द वॉल्यूम
एक्सरसाइज डोज रिफ्लेक्ट क्या करता है, एक्सरसाइज डोज में ये सब चारों पांच चीज़ें मिलकर काम कर रही होती है, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और कितनी एक्सरसाइज आप करवा रहे हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ एक्सरसाइजेज। अब रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज इंटरवेंशन कैन इंक्लूड बोथ। अब एक्सरसाइज जब आप करवाते हैं तो उसके हिसाब से आपको दो रिजल्ट मिल सकते हैं, फंक्शनल भी मिल सकते हैं और फिजियोलॉजिकल भी मिल सकते हैं। यानी हेल्थ आउटकम भी मिल जाएगा आपको कि आपका पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो लो होना शुरू हो जाएगा, और फंक्शनल चेंजेस भी मिल जाएंगे कि भाई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम की जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगी, तो आपका जो पेशेंट है उसका कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस भी बढ़ जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ, क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द इशू ऑफ अ प्रॉपर डोज ऑफ एक्सरसाइज टू ब्रिंग अबाउट द डिजायर इफेक्ट इज अ क्रूशियल वन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सरसाइज फॉर बोथ प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन। जब आप फिजिकल एक्टिविटी और हेल्थ के हिसाब से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपको जो एक प्रॉपर डोज एक्सरसाइज के बनाकर दे रहे होते हैं, उस वक्त आपके जहन में दो चीज़ें होती हैं कि भाई ये एक्सरसाइज जो मैं इस पेशेंट की सब कुछ चीज़ें उसको असेस करने के बाद, स्क्रीनिंग करने के बाद जो डिज़ाइन करके दे रहा हूँ, उससे मुझे वो डिज़ायर रिज़ल्ट मिले, यानी जो डिज़ायर रिज़ल्ट आप चाहते हैं वो डिज़ायर रिज़ल्ट आपको मिले, आप उस हिसाब से एक्सरसाइज डिज़ाइन करके देते हैं, जिनमें दो चीज़ें होनी होती हैं। एक तो एक बंदा जो हमने इससे ऊपर पढ़ा कि हमने कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ से पेशेंट को बचाना है, दूसरा वो जो सेडेंटरी हो गया था, जो बैठा हुआ था, मसल्स काम ही नहीं कर, मसल्स सुस्त पड़े हुए थे,